हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं आनंद सिद्धम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ रिपब्लिका सिद्धम यूट्यूब चैनल पर, साथ ही रिपब्लिका ऐप पर। बहुत ही काम की चीज़ है रिपब्लिका ऐप, इसको आप लोग ज़रूर इंस्टॉल कर लेंगे। और जो लोग खासकर प्रोजेक्ट मैनेजर की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो समझिए कि पैनेसिया ऑफ ऑल डिजीज आपके सभी रोगों का एक रामबाण के रूप में है। आपके लिए स्टडी मटेरियल है, यहाँ पर वीडियो क्लास है, सारी चीज़ें पीडीएफ फॉर्मेट में है। हार्ड कॉपी आपको घर पर पहुंचा दिया जाता है, चाहे आपका पूरे इंडिया में कोई भी किसी भी शहर में आप रहते हो, हार्ड कॉपी आपके घर पहुंच जा रही है। तो सर्टेनली आप जुड़िए, फ़ायदा उठाइए और जुड़ करके आप कम टाइम में, चूँकि आपके पास टाइम कम है, 5 फरवरी आज चल रहा है, बिल्कुल 60 दिन केवल आपके पास बचा है। ठीक है, तो कम टाइम में बेहतर लाइन एंड लेंथ पर काम करके ही अपने लिए एक सीट सिक्योर कर सकते हैं। पीटी ही टफ होगा, मेंस कंपेरेटिवली आसान होगा। और आपको हेल्प पीटी से लेकर के मेंस इंटरव्यू हर एक लेवल पर रिपब्लिका से आपको मिलेगी। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे यूनिट 2 का है, ये सिलेबस है हमारे सामने है। ठीक है, और आज मैं हालांकि यूनिट 2 पर चर्चा नहीं करूँगा। आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं जो अलग अलग चैप्टर है, और इसमें स्पेशली चैप्टर में जो मैं ले रहा हूं वह ये फिजिकल सिस्टम है, मॉनेटरी सिस्टम है, इन्फ्लेशन है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अभी बजट वगैरह भी पास हुआ है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है, फिजिकल सिस्टम भी, मॉनेटरी पॉलिसी भी और इन्फ्लेशन भी। तो इसको हम लोग देखेंगे। और पीछे भी कई सारे क्वेश्चंस को देख गए हैं, ऐसे हज़ारों क्वेश्चंस को अगर कर लिया जाए तो पढ़ लेना, यानी कॉन्सेप्ट आपकी अच्छी होगा, ये फैक्ट्स एंड फिगर अच्छा हो गया। लेकिन एग्जाम में क्या पूछा जाएगा इसको आपको मतलब करना ही होगा एग्जैक्टली कि हमें किस फॉर्मेट में वहाँ से क्वेश्चंस बनेगा, यह जानना जरूरी है। तो ये जो सिलेबस है फिजिकल सिस्टम का, जिसमें फिजिकल पॉलिसी है, डिफिसिट एंड टाइप है, FRBM एक्ट है, एनकेसिंग कमेटी, जीरो बेस बजट, क्राउडिंग आउट, बजट रिफॉर्म, मसाला रिफॉर्म, डेप्ट जीडीपी रेशियो, फिजिकल टैक्स, फिजिकल क्लिफ आदि सारी चीज़ें हैं। इन सब पर क्वेश्चंस बनेगा, इसी सब पर मैं क्वेश्चंस मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। फिर इसमें मल्टी पॉलिसी का भी कुछ आ सकता है, क्योंकि दोनों एक को रिलेटेड है, फिजिकल पॉलिसी और मल्टी पॉलिसी, साथ ही इन्फ्लेशन भी। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को हम लेते हैं। पीछे भी कुछ क्वेश्चंस को मैं ऑलरेडी ले चुका था, आगे कुछ क्वेश्चंस को मैं लेता हूं। जैसे क्वेश्चन है इंडिया सेंट्रल बैंक, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया का सेंट्रल बैंक RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और हर एक कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। तो इंडिया सेंट्रल बैंक RBI परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत सारा कार्य कर सकती है। विच ऑफ दीज आर इट्स फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द RBI एक्ट 1934। देखिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द RBI एक्ट 1934, which of these are the functions अकॉर्डिंग टू RBI एक्ट 1934। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर ये है कि RBI एक्ट 1934 में आया है। ठीक है, और इसी एक्ट के तहत इसकी स्थापना भी हुई है 1935 में। ठीक है, 1 अप्रैल से ये फंक्शन, तो इसका जो फंक्शन है वह क्या क्या है, इसको हमें देखना है अकॉर्डिंग टू RBI एक्ट 1934 के तहत। तो इसमें एक्टिंग एज ए बैंकर्स बैंकों का बैंक। ठीक है, यानी बैंकर्स बैंक की रोल में है, तो ये बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ऑप्शंस में मैनेजिंग इंडिया फॉरेक्स। इंडिया की फॉरेक्स को मैनेज करना, फॉरेन करेंसी हमारे पास क्या हो, कैसे हो उसको मैनेज करना। हैंडलिंग द गवर्नमेंट्स बोरोइंग प्रोग्राम, जो गवर्नमेंट की बोरो उधार जो गवर्नमेंट लेती है विभिन्न एजेंसियों से, तो उसको हैंडल करना है। हैंडलिंग द गवर्नमेंट्स बोरोइंग प्रोग्राम, इसको भी हैंडल करती है, कोई डाउट नहीं है। तो ये RBI का फंक्शन है। ठीक है, जो डाउट आपको हो सकता है वह यह हो सकता है कि ऊपर का जो 2 ऑप्शन था, ठीक है, मैनेजिंग इन्फ्लेशन, ये भी है, बैंकर्स बैंक है, कोई डाउट नहीं है, हमने देखा है इसमें स्टडी मटेरियल में सारी चीज़ दिया हुआ है। मैनेजिंग इन्फ्लेशन, तो क्या इन्फ्लेशन को मैनेज करना RBI की जो एक्ट है, RBI का 1934 का एक्ट है, उसमें मैनेजिंग इन्फ्लेशन पार्ट के रूप में था? तो नहीं था। ठीक है, और आपके आंसर में देखिए 2 3 4 है, 2 3 4 है, 2 3 4 है तो आंसर हो जाएगा। लेकिन साथ में ही 1 2 3 4 भी है आपके ऑप्शंस में,
तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, जटिलताएं बढ़ जाती है अगर चीज़ों को एक्चुअली आप नहीं जानते। अगर 100% जानकारी नहीं है तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस में आप फंस जाएंगे। 3 ऑप्शंस को आप जानते हैं, चौथे ऑप्शन को नहीं जानते हैं, लेकिन वहाँ पर नन ऑफ दी अबव भी है और इस टाइप के जो सीक्वेंस में क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें आप या तो आप उसको सही मानिए या गलत मानिए, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आरबीआई एक्ट 1934 में मैनेजिंग इन्फ्लेशन नहीं था। बाद के टाइम में आकर के 2005 में एज पर द गाइडलाइन ऑफ द गवर्नमेंट एंड आरबीआई गाइडलाइन ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, इन्फ्लेशन को मैनेज करने की इसको ये कहीं ना कहीं ऑथराइज किया गया आरबीआई को कि इसको मैनेज करना है, ठीक है। और गवर्नमेंट तो करती ही है, आरबीआई को भी करना है, और आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा करती है, गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी के द्वारा करती है इन्फ्लेशन को, ठीक है। तो 2015 में के बाद के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली ये ऐसा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंगली नहीं है, इसलिए आपका आंसर भी वही होगा। तो एज पर द एग्जैक्टली क्वेश्चन के हिसाब से तो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ अभी के हिसाब से अगर देखें तो इसका आंसर ये भी हो जाएगा। अब आरबीआई इन्फ्लेशन को भी मैनेज कर रही है, ठीक है। क्लियरिटी समझ में आ गई। ये बहुत सारा क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, इसकी आने की अच्छी पॉसिबिलिटी होगी। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट भी आ जाएगा बिल्कुल, और कुछ क्वेश्चंस इसके रेंज में आ जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस रेंज में भी नहीं आएगा, लेकिन एलिमिनेशन मेथड से आप बेस्ट आंसर तक आप पहुंच जाएंगे, जो एप्रोप्रिएट आंसर है वहां तक आप पहुंच जाएंगे। एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन रिजल्ट इन ए डिमांड पुल इन्फ्लेशन। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इन्फ्लेशन हमेशा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है इकोनॉमी का। तो डिमांड पुल, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन रिजल्ट इन डिमांड पुल इन्फ्लेशन को हम लोग डिटेल में देख चुके हैं क्लास में, स्टडी मटेरियल में डिटेल में, इसलिए डिटेल में यहाँ पर नहीं जाऊँगा। इंक्रीज इन सब्सिडी ऑन एलपीजी, तो इन्फ्लेशन डिमांड पुल होता है, ठीक है, कॉस्ट पुश भी होता है। बहुत सारे इन्फ्लेशन के टाइप्स को हमने देखा है। तो जब एलपीजी पर इंक्रीज इन सब्सिडी ऑन एलपीजी पर सब्सिडी को बढ़ा दिया जाएगा। मैं आई थिंक उदाहरण दिया था, तो एलपीजी पर सब्सिडी को मतलब सब्सिडी को बढ़ा दिया जाएगा, तब क्या होगा, आपके पास सेविंग्स ज़्यादा होगी। जहाँ पर 900 रुपये में मार्केट में, 1000 रुपये में मार्केट में खुले मार्केट में सिलेंडर बिक रहा है, उसका जो एक्चुअल कॉस्ट है, और गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे करके उसको 500 दे दिया, तो 500 दे दिया और एक्चुअल कॉस्ट उसका 1000 रुपया है, तो 500 रुपया तो आपकी सेविंग हो रही है ना। तो उस 500 रुपया जो बच रहा है उसको आप खर्चा करेंगे दूसरे सूज पर, दूसरे मदों पर आप खर्चा करेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, एशन फैशन, कपड़े आदि चीज पर आप खर्चा, अपैरल्स पर खर्चा करेंगे। तो इससे क्या होगा कि इससे डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट होगा अगर सब्सिडी को बढ़ा दिया जाए तो, एलपीजी की सब्सिडी पर। इंक्रीज इन फ्यूल प्राइस, अगर फ्यूल प्राइस को बढ़ा दिया जाए, जब पेट्रोल की अभी देखिए कीमत कितनी आसमान छू रही है, अब लग रहा है कि बस 100 को अब टच कर जाएगा, लगभग 90 के आसपास अभी चल रहा है, ठीक है। लेकिन फ्यूल के प्राइस को बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं होगा, ये तो उल्टा हो गया, ठीक है, ये सही है। डिक्रीज इन इनकम टैक्स रेट्स, डिक्रीज इन इनकम टैक्स को घटा दिया जाएगा, तो इनकम टैक्स को भी घटा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, लोगों के पॉकेट में पैसा ज़्यादा बचेगा खर्चा करने के लिए, तो इससे भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया, आपका आंसर क्या होगा, पहला और तीसरा। देखिए ऑप्शन है आपका पहला एंड तीसरा, ठीक है, आंसर हो गया, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन इकोनॉमी परस्यूइंग एन एक्सपेंसरी। देखिए सारा चीज़ बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है कि सारा चीज़ आपके एज पर द सिलेबस यहाँ पर आ रहा है, आपकी स्टडी मटेरियल में सारी चीज़ें हैं, इसको क्लास में करवाया भी जा चुका है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है।
डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा यहाँ भी। एन इकोनॉमी परसुइंग एन एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी कैन विटनेस, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या होगा, हाँ इंक्रीज इन फिस्कल डिफिसिट, अगर एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी को गवर्नमेंट एडॉप्ट की है तो इससे क्या होगा, फिस्कल डिफिसिट बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि एक्सपेंसरी है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट सब्सिडी पर खर्चा कर रही है ना, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पर खर्चा कर रही है, तो इससे फिस्कल डिफिसिट बढ़ेगा। और कहीं न कहीं एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट तब अपनाती है, इन्फ्लेशन को के संदर्भ में अपनाती है, मार्केट में एक बूस्टर के रूप में काम करता है, मार्केट में मनी फ्लो को बढ़ाना होता है, मार्केट में जब रिसेशन होता है, मंदी होती है, जब इन्फ्लेशन की उल्टा की स्थिति, डिफ्लेशन की स्थिति होती है ना, तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी को अपनाया जाता है। और भी सारे वजह हैं एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी का, जिसमें गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाती है, खर्चा को बढ़ाती है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है, राइट। इंक्रीज इन वेजेज ऑफ लेबर और इंक्रीज इन रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो इंक्रीज इन रेट ऑफ इनकम टैक्स को बढ़ा देने से क्या होगा, और उल्टा इस पर असर होगा, लोगों के पास में पैसा कम होगा। जबकि यहाँ पर एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी का एक उद्देश्य होता है कि लोगों के पास में पैसा हो, तो मंदी की हालत से लोग उभरे और लोग खर्चा करें। तो यहाँ पर आप इनकम टैक्स बढ़ा देंगे तो क्या होगा, उल्टा खर्चा करने की कैपेसिटी, परचेजिंग पावर इसका कम हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। इंक्रीज इन वेजेज ऑफ लेबर, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। जो एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी है उसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर ये हो जाएगा, इंक्रीज इन फिस्कल डिफिसिट। जब एक्सपेंसिव पॉलिसी गवर्नमेंट अपनाएगी तो उससे क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए मैकेनिज्म ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है, ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग है, देखिए मैं इसको इनलार्ज कर देता हूँ। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग है, मैकेनिज्म ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, आई थिंक चर्चा इस पर पहले भी है, कुछ क्वेश्चन आया था, ठीक है। फाइनेंशियल सिस्टम से क्वेश्चन है, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है, कुछ इन्फ्लेशन, चूँकि तीनों चैप्टर मिलता जुलता है इसीलिए क्वेश्चंस से कॉमन क्वेश्चंस को हमने लिया है। तो इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैकेनिज्म ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मैकेनिज्म क्या है, तो बोरिंग फ्रॉम द आरबीआई, ठीक है, बोरिंग फ्रॉम द कमर्शियल बैंक नहीं, इशूइंग फ्रेश करेंसी नोट्स, डेफिसिट फाइनेंसिंग को मैनेज करने के लिए, ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग के मैकेनिज्म के रूप में आरबीआई से तो गवर्नमेंट बोरो करेगी ही, और साथ ही इसमें न्यू करेंसी भी मार्केट में लॉन्च की जाती है, लाया जाता है, ताकि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़े, ठीक है। और अब चूंकि आपको जो घाटा है उसको मैनेज करना है, जो डिफिसिट है, ठीक है, जो डिफिसिट है उसको आपको मैनेज करना है, तो इसलिए मार्केट में न्यू करेंसी को इशूज करना होता है। तो इशूइंग ऑफ फ्रेश करेंसी, इस पर चर्चा हो चुकी है, यह गवर्नमेंट करती है, आरबीआई करती है, और आरबीआई से हम बोरो भी लेते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 आपका आंसर, देखिए 1 और 3 है कोई, हाँ 1 और 3 आपका आंसर है, बी आंसर हो जाएगा। डन। मैकेनिज्म ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग को आप लोग समझ गए। बोरोइंग फ्रॉम कमर्शियल बैंक नहीं होता, पहले ही मैं बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कुछ हम लोग टॉपिक्स पर, क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, चलिए एक कुछ हल्का क्वेश्चन आया आप लोगों के लिए। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वुड इंक्लूड्स, हाँ क्या है इसमें, तो एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग रोड्स, रोड बनाने से क्या होगा, डेवलपमेंट
होगा, डेवलपमेंट पर किया गया खर्चा होगा, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेप्ट सर्विस लायबिलिटीज, ग्रांट्स इन एड, ठीक है, ग्रांट्स इन एड, तो ये भी होगा अनुदान के रूप में। डेप्ट सर्विस जो लायबिलिटीज है उससे डेवलपमेंट नहीं होगा। जो कर्ज चुकाने के लिए जो आप इंटरेस्ट देते हैं कर्ज चुकाने के क्रम में, ठीक है, कर्ज पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है और उससे जो रिलेटेड लायबिलिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है, तो वह डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3, ठीक है, आपका आंसर है बी, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सारी चीज़ें आपकी स्टडी मटेरियल से कहीं न कहीं जुड़ रही है, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इसलिए जिनके पास नहीं पहुंचा है स्टडी मटेरियल जरूर मंगवा लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट आप ऐप से जुड़ करके भी वहाँ पर PDF फॉर्मेट में भी है और हार्ड कॉपी आपके घर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट आप परचेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर जुड़ करके भी आप फ़ोन करने से बिल्कुल ही नहीं घबराएंगे, व्हाट्सएप करने से बिल्कुल एजिटेट नहीं होंगे, ठीक है। आप जब मन करे आप बिल्कुल ही बेझिझक फ़ोन करेंगे और व्हाट्सएप करेंगे। क्वेश्चन अगला हम लोग लेते हैं द टर्म नैरो बैंकिंग, ठीक है। क्या है नैरो बैंकिंग? नैरो बैंकिंग क्या होता है भाई? नैरो बैंकिंग, नैरो बैंकिंग क्या होता है? द टर्म नैरो बैंकिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, उसको डिस्क्राइब किया गया है बैंक्स एक्टिंग ओनली एज ए पेमेंट बैंक्स। क्या इसको नैरो बैंकिंग कहेंगे? बैंकिंग बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, बैंकिंग बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग के द्वारा बैंकिंग का कार्य करना, क्या ये नैरो बैंकिंग है या फिर बैंक एक्टिंग ओनली एज ए पेमेंट बैंक्स? क्या है? दोनों नहीं है, दोनों नहीं है। अगला क्या है इसमें ऑप्शन आ रहा है सी, देखें लिमिटेड एरियाज ऑफ ऑपरेशंस बाय बैंक, केवल लिमिटेड एरिया में बैंक ऑपरेट करती है। अगला है बैंक्स लेंडिंग ओनली टू रिस्क फ्री सेक्टर्स, तो जब बैंक्स जब उधार देती है रिस्क फ्री सेक्टर्स में, है ना, रिस्क फ्री सेक्टर में जब बैंक उधार देती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? इट इज डिस्क्राइब्ड एज द नैरो बैंकिंग, ठीक है। नैरो बैंकिंग का समझ गया, बिल्कुल ही रिस्क फ्री सेक्टर में बैंक के द्वारा किया गया लेंडिंग, उधार जो देने की क्रिया है वह नैरो बैंकिंग के तहत दी जाती है, ठीक है। यह क्या होगा? नुकसानदायक भी हो सकता है कि केवल आप रिस्क फ्री वाले एरिया में ही आप देंगे। चलिए बैंक जाने कि बैंक को क्या करना है, हम लोग क्वेश्चन करते हैं तेजी से। मजा आ रहा है आई थिंक। ये क्वेश्चंस है, देखिए बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल के साथ है क्वेश्चंस। देखिए 10 people वेंट फॉर ए जॉब इन ए कंपनी, ठीक है, 10 लोग गए कंपनी में जॉब के लिए, इंटरव्यू देने के लिए। द कंपनी टोल्ड देम डैट वाल देयर इज अ वैकेंसी तो है, बट नन ऑफ देम पोजेसेस द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द जॉब्स, लेकिन उसमें से कोई भी वैकेंसी तो है लेकिन कोई भी उसके लिए वह क्या है, योग्य नहीं है, स्किल्ड नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चंस में यह बनता है कि व्हाट काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वुड दिस बी कॉल्ड, इस प्रकार के एम्प्लॉयमेंट को क्या बोलेंगे? इट इज वेदर इट इज अ डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ओ स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, ओ साइक्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो साइक्लिक नहीं है, हम लोग जानते हैं, ऐसी कोई यहाँ पर साइक्लिक वाली चीज़ें नहीं है। डिसग्यूज्ड भी नहीं है, छद्म भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अल्प बेरोजगारी जैसी चीज़ें जनरली ये होता है कृषि व्यवस्था में होता है
कि जहाँ पर आवश्यकता है 2 लोगों की और घर के 5 लोग लगे हुए हैं, तो वह कंडीशन भी नहीं है। तो एलिमिनेशन मेथड से भी आपका आंसर स्ट्रक्चर बनता है या फिर आप नन बनता है। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट क्या है? तो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट होता है कि जॉब तो है लेकिन जॉब के लायक स्किल लोगों के पास नहीं है। जो मार्केट की डिमांड है, जो इंडस्ट्री की डिमांड है, उस डिमांड को फुलफिल करता हुआ मैन पावर नहीं है, स्किल मैन पावर नहीं है। ठीक है, तो कहीं न कहीं ये इकोनॉमिक में स्ट्रक्चरल चीज़ों के कारण भी होता है। ठीक है, कि गवर्नमेंट की ऐसी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं है जो कि इंडस्ट्री को फुलफिल कर रहा है। रिक्वायरमेंट है लेकिन उसको अनएम्प्लॉयड लोग या जो मैन पावर है उसको फुलफिल नहीं करता है। तो एक गैप बन जाता है वहाँ पर। लोग एक तरफ बेरोजगार है, दूसरी तरफ उद्योग धंधे को एक स्किल्ड मैन पावर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये आपका यही रिपब्लिका का प्रोजेक्ट मैनेजर का प्रोग्राम है, इसको आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे। रिपब्लिका को बहुत ही काम की चीज़ें हैं और इसमें मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आप इस व्हाट्सएप पर लोग जुड़ जाएंगे। किसी भी ढंग की कोई क्वेरीज है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हो सकता है जो मैं नहीं यहाँ पर बता पा रहा हूँ आपकी मन में क्या क्वेरी है, तो आप इससे जुड़ जाएंगे। आपकी जो भी क्वेरीज है, चाहे स्टडी मटेरियल के संदर्भ में हो, वीडियोज क्लास को लेने के संदर्भ में हो, आप डायरेक्ट ऐप पर भी जाकर कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप पर जुड़ करके अपना नाम प्रोजेक्ट मैनेजर लिख करके भेज देंगे, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप कॉल भी ज़रूर कर लेंगे, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। और चूँकि अब टाइम नहीं है, ठीक है, तो बिल्कुल ही लाइन एंड लेंथ पर काम करेंगे और ऐसे हज़ारों क्वेश्चंस को हम लोग लेकर के आ रहे हैं, आएंगे, ताकि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कम टाइम में, है ना, कम टाइम में ये सारा चीज़ है। देखिए, यही आपकी करंट की 20 यूनिट होगा, करंट की 12 यूनिट होगा, फिर जो भी आपका यूनिट है इकोनॉमी वगैरह का, ठीक है, इकोनॉमी का जो भी यूनिट है उस यूनिट के अकॉर्डिंगली 12 यूनिट आपका यहाँ पर कवर किया गया है। सब पर कोई भी आप उठा लीजिए, मान लीजिए MSME ही है, प्लानिंग है, इन्फ्लेशन है, ठीक है, इन्फ्लेशन पर आप देख लीजिए, स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज़ें आप लोगों को हार्ड कॉपी में कोई भी आप खोल लीजिए, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी एज पर दी आपका सिलेबस। जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली एज इट इज उस सिलेबस को फुलफिल किया गया स्टडी मटेरियल में, जो कि आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो ये कितना अच्छा है, रेजिडेक्स वगैरह है, जनरली इतने टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है इसमें कि, और वहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ग्राफ डायग्राम्स वगैरह का भरपूर यूज है। ठीक है, कोई भी चैप्टर आप ले लें उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको डिटेल में सारी चीज़ें एक जगह अवेलेबल हो जा रहा है। इसी पर सारा वीडियोज़ वगैरह भी बना हुआ है। ठीक है, चाहे इकोनॉमी इंडस्ट्री हो या मेंटल एबिलिटी हो, तो आप जुड़िए, इसका फ़ायदा उठाइए और अपने लिए एक सीट को सिक्योर करना है। टाइम अब कम है, 60 दिन में आपको करना है और सर्टेनली ये पहला हर्डल है। इससे आप अपने आप को अगर यहाँ पर आप जीत जाते हैं तो फिर क्या है, आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसी ढंग से सारी चीज़ें आपकी हैं। ओके, बाय, टेक केयर और जुड़िए और इसका फ़ायदा उठाइए।